नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले जो है भाषा, अर्थ, परिभाषा और महत्व, भाषा की प्रकृति, स्वरूप और हिंदी भाषा, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, यह जो है डिटेलली आपको हमने समझाया था। तो यह भाषा शिक्षण से संबंधित है। यह जो वीडियो है भाषा शिक्षण से संबंधित है और आपको यहाँ से अंक मिलने वाले हैं डीएससी में। वह है तेलंगाना के लिए जो है 16 अंक और एपी के लिए जो है 20 अंक मिलने वाले हैं। ओके, हम जो है क्लासेस, ये थियरी क्लासेस जो है बहुत ही डिटेलली आपको समझा रहे। चाहो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का महत्व और उद्देश्य। ओके, और क्या उद्देश्य, यानी भाषा तो है, ओके, प्रथम भाषा है और द्वितीय भाषा के बारे में हमने जाना, पर उसका महत्व क्या है भाई, हम क्यों पढ़ें, ओके, और उसका उद्देश्य क्या है, वह हमें क्या सिखाना चाहता है, तो हमारा उससे कौन सा जो है हमें लाभ मिलने वाला है, जो हमारा डेवलपमेंट हो सके, तो उससे संबंधित जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, महत्व और उद्देश्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह जो है हमने सिलेबस आपको दिखाई दे रहे और उसके साथ साथ जो भी हमने पहले के वीडियो में देखा था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो है डीएससी, टीजीटी, पीजीटी यानी एपी से संबंधित सिलेबस है। इससे पहले का जो है वह किससे संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। ओके, चलिए ये तो हो गया सिलेबस। आगे चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। हमने पहले वीडियो में सीखा था अर्थ क्या होता है, परिभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और उदाहरण भी देखे थे हमने। ओके, भाषा का अर्थ देखा था, भाषा की परिभाषाओं को देखा था। ओके, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, देखते हैं। ओके, तो हमने भाषा का महत्व भी देखा था। ओके, आज हम क्या देखने वाले, प्रथम भाषा का महत्व देखने वाले। पहले तो देखा था हमने भाषा का महत्व देखा था, आज हम प्रथम भाषा का महत्व और उद्देश्य को देखने वाले। किसे, उद्देश्य को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर से देखते हैं क्या क्या सीखा था हमने पिछले वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में भी हमने जाना था पिछले वीडियो में। और देखिए, भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने देखा था कि विशेषता क्या होती है और प्रवृत्तियां क्या होता है, उसके बारे में हमने क्या किया था, चर्चा की थी। और उसके साथ साथ भाषा का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और फॉर्म के बारे में भी देखा था। और क्या देखा था देखेंगे। चलिए, भाषा के विविध रूप भी हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए थे। ओके, चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं। चलो, भाषा के विकास के प्रमुख चरण भी आपको हमने बता दिए थे, कौन से जो है भाषा के विकास के प्रमुख चरण जो है वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। और हिंदी भाषा किसे कहते हैं और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी आपको समझाया था। ओके, यह जो है आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, उसके साथ साथ देखिए, ये रहा चार्ट, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दूंगा आपको। ओके, भाषा किसे कहते हैं यह देखा था हमने, सॉरी, प्रथम भाषा किसे कहते हैं यह भी देखा था हमने। चलिए, द्वितीय भाषा किसे कहते हैं बाद में हमने देखा था। प्रथम भाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है वह भी देखा था। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं उसको भी। तो उसको भी हमने जो है हाईलाइट कर रखा है। फिर प्रथम भाषा के रूप में हिंदी
ओके, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या देखा था पिछली वीडियो में। देखते चलिए। फिर उसके बाद जो हमने देखा था द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी। अब जो देखने वाले हम प्रथम भाषा हिंदी के महत्व और उद्देश्य के बारे में। ओके, हिंदीतर राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा क्यों हो उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। ओके, और प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का महत्व और उद्देश्य उसके बारे में भी चर्चा किया था। ओके, किया था या नहीं? तो नहीं किया था। ओके, तो यह रहा आज का हमारा जो है क्लास से संबंधित जानकारी। जो है हम किसके बारे में जानने वाले हैं? वह है हम प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का महत्व और उद्देश्य के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करने वाला है। यहाँ पे जो हमने कुछ बिंदु जो है भाई योगेंद्र जीत किताब से लिए हैं। ओके, भाई योगेंद्र जीत किताब से लिए हैं और थोड़ी बहुत बाकी की किताबों से ली है जो नीलकमल ओके प्रकाशन से हमने खरीदी थी, और बाकी के जो है अलग अलग प्रकाशन की किताबें हैं उसके द्वारा हमने जो है यह इंफॉर्मेशन जो है जानकारी जो है इकट्ठा किया है आपको समझाने के लिए। हमने पहले आपको भाषा किसे कहते हैं, अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है, प्रथम भाषा क्या होता है, हिंदी भाषा क्या होती है, प्रथम भाषा के रूप में क्या हिंदी किस तरह से है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी किस तरह से है, अन्य राज्यों में हिंदी क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा किया था। बहुत ही डिटेलली जो है आपको समझाया था। ओके, तो आज हम आपको समझाने वाले हैं द्वितीय भाषा यानी प्रथम भाषा का महत्व और उसका उद्देश्य। ओके, कल हम देखेंगे द्वितीय भाषा का महत्व और उद्देश्य। तो शुरू करते, देखिए कुछ भी भाषावादी यह प्रश्न पूछा करते, क्या प्रश्न करते हैं कि वो देखिए यहाँ पे, जब बालक अपने आप सहज रूप से अपने प्रतिदिन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भाषा का व्यवहार करना सीख जाता है, फिर उसे प्रथम भाषा अथवा मातृभाषा की शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है। तो भाई योगेंद्र जीत की किताब से जो है हमने ये इकट्ठा जानकारी जो है इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बालक अपने आप में सहज रूप यानी नेचुरली तरह से जब बच्चा पैदा होता है, बाद में धीरे धीरे जब भाषा वो सीख जाता है, मातृभाषा संपूर्ण रूप से जब सीख गया होता है, तो उसे मातृभाषा की शिक्षा देने की क्या जरूरत है। तो वो खुद जाके किसी किराना दुकान पर जा पे उसे कुरकुरे ले सकता है, किसी को बात करना है तो बात भी कर सकता है और सुन भी सकता है। जो बात कर यानी अगला जो व्यक्ति होता है, यानी जो भी चॉकलेट देने वाला, कुरकुरे का पैकेट देने वाला जो अगला व्यक्ति कहता है तो वो समझता भी है कि बच्चा ये 5 रुपए का है, ये 2 रुपए का है, तब उस चीज़ को वो समझ रहा है। तो उसे प्रथम भाषा यानी मातृभाषा की शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे हैं लोग पूछने वाले। दूसरा पूछ रहे, देखिए भाषा शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में बालकों को भाषा की शिक्षा दी जाती है या उसके साहित्य की। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर भाषा की शिक्षा ही नहीं दी जाती है, उनको साहित्य ही पढ़ाया जाता है, कहाँ पे? विद्यालयों में। ऐसा क्यों? यह भी प्रश्न जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं कि जब भी हम भाषा के बारे में चर्चा करते हैं तो अटपटा सा जो है प्रश्न इस ऐसे मन में आ जाता है, वो प्रश्न करने लगते हैं और उस प्रश्न से जो है साबित नहीं होता कि प्रथम भाषा की शिक्षा ना दिया जाए। क्यों दिया जाए उसके बारे में, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ हमने उत्तर दिए हैं, उन उत्तर को सुनिए। देखिए इनके उत्तर में ये बातें कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है? ये दो जो प्रश्न कर रहे हैं ना, इन दोनों प्रश्न के जो उत्तर है हम यहाँ पे दे रहे। देखिए यहाँ पे है, इनके उत्तर में ये बातें कही जा सकती है। देखिए, यद्यपि छोटे बालक या अशिक्षित व्यक्ति व्यवस्थित भाषा शिक्षण नहीं ले पाते, परंतु फिर भी क्या, यहाँ पहले समझो पर क्या दे रहा है,
वह अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों की सहायता से किसी सीमा तक उच्चारण को शुद्ध कर लेता है। पहला लोटी, रोटी को क्या बोलता है, रोटी को लोती लोती कहता है, फिर बाद में धीरे धीरे उच्चारण में रोटी कहने लगता है। पहला पानी पानी कहता है, फिर बाद में पानी कहने लगता है। इस तरह का जो है उसका उच्चारण भी वो सुधार कर लेता है। कब? जब व्यक्ति छोटे बालक या अशिक्षित भी भाषा शिक्षण नहीं ले तो भी उनका उच्चारण जो है शुद्ध रूप में हो जाता है। फिर भी उसके बारे में हम उत्तर दे रहे हैं, देखिए आगे। तो वो आगे क्या करता है, वही बच्चा देखिए आगे क्या करता है, वह धीरे धीरे इस प्रकार अपने शब्द भंडार को क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी उसके शब्द भंडार में जो है वृद्धि हो जाती है। और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, शयन शयन उनकी अर्थ ग्रहण की परिधि भी बड़ी होती जाती है। ओके, ये सब चीजें होते हैं। ओके ना, तो फिर भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं भाई, फिर भी भाई आप भाषा शिक्षण नहीं ले पाते, परंतु फिर भी आपको लेना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए शयन शयन का मतलब आपको डेफिनेटली 100% आपको डाउट आएगा, वो इसलिए हमने क्या किया, शयन शयन का मतलब क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे। देखिए शयन शयन यानी शने शने उनकी अर्थ ग्रहण की परिधि बड़ी होती जाती है। शने शने क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए एक बॉक्स में रखा है। देखिए यहाँ पे शने शने का मतलब छोटा बच्चा कुत्ता शब्द केवल अपने घर के पालतू कुत्ते के लिए समझता है। यानी शुरुआत में बच्चा क्या करता है कि जब कुत्ता शब्द सुनता है तो वो अपने घर के कुत्ते को ही कुत्ता कहते हैं ऐसा समझता है, मगर कुछ समय बाद वह समझने लगता है कि सड़क पर भी दिखने वाला जानवर भी कुत्ता है। जानवर यानी कुत्ता जो दिखने वाला होता है वो भी कुत्ता है, ऐसा वो समझने लगता है। पहले किसे समझता था कि घर में जो कुत्ता है वही कुत्ता है, शब्द उसके लिए ही वो शब्द है प्रयुक्त है, मगर बार धीरे धीरे क्या होता है, वो समझ जाता है कि जो गली में हो या गांव में हो या बाहर के जो कुत्ते को देखकर भी उसे भी हम उसी शब्द से जो है बोल सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, ये समझ जाता है। आगे चलकर वो जानता है कि अलग अलग नस्लों यानी छोटा बड़ा सफेद काला बहुत सारे सभी जानवर होते हैं, वो सभी कुत्ते हैं। वो सभी क्या है, उनको भी कुत्ता कहा जा सकता है। या हरा है, ये सॉरी काला है तो वो कुत्ता नहीं है, वो भी कुत्ता ही है। वो सफेद है तो कुत्ता नहीं है ऐसा नहीं, वो भी कुत्ता है। ओके, लाल है तो वो कुत्ता नहीं है ऐसा नहीं, वो भी कुत्ता है। छोटा है इसलिए कुत्ता नहीं है ऐसा, वो भी कुत्ता है। इस तरह से वो सब चीज को धीरे धीरे समझता है, इसलिए उसे शने शने कहते हैं, यानी अर्थ ग्रहण में वृद्धि होती है। यहाँ उसकी अर्थ ग्रहण की परिधि धीरे धीरे विस्तृत हो रही है। आपको समझ में आने के लिए हमने दो उदाहरण दिए। देखिए और एक देखिए उदाहरण, प्रारंभ में बच्चा अच्छा का उदाहरण केवल जो उसे चॉकलेट दे, जो उसे चॉकलेट देता है वही अच्छा व्यक्ति है, जो उसे चॉकलेट नहीं देता वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो उसे डांटता नहीं वो अच्छा व्यक्ति है, जो उसे डांटता है वो अच्छा व्यक्ति नहीं। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर होती है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, देखिए बाद में वह समझता है कि अच्छा वह भी है जो मदद करे, सच बोले, नियम माने, ये सब चीजें करने वाले भी क्या है, अच्छे हैं। देखिए हम जो है जब भी आपको वहां पे डाउट आएगा उसको हम नोट बना के जो है आपको यहाँ पे समझा रहे, इस चीज को याद रखिए। यानी उसके लिए अच्छा शब्द का अर्थ सीमित से क्या हो गया, व्यापक हो गया है। हुआ कि नहीं व्यापक? तो देखिए यहाँ पे शने शने यानी शने शने उनकी अर्थ ग्रहण की परिधि क्या हो गई, बड़ी होती जा रही है और होती जाएगी। तो ये आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे किया था। उसके उत्तर में है देखिए, तो इन छोटे बालकों तथा अशिक्षित जनों का भाषा कौशल यानी भाषा कौशल सुनने और बोलने तक ही सीमित रह जाता है। जो बालक को शिक्षा नहीं दी गई यानी प्रथम भाषा की शिक्षा नहीं दी गई और अशिक्षित जो व्यक्ति है वो सुनने और बोलने तक ही सीमित हो जाते हैं। जो व्यक्ति बोलता है उसे सुनता है और सुने जब उसे बात करता है, मगर वो जो है वाचन और लेखन दोनों कौशलों से जो है वो क्या है, वंचित रहता है। ये दो भी उससे क्या, उससे वो वंचित है, उसे पता ही नहीं है किस तरह से लिख सकते, किस तरह से उसे
पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों से वो क्या करता है, इन चीज़ों से जो है वो वंचित हो जाता है। कौशल कौन से होते हैं उनके बारे में हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, कौशल, ओके, भाषा कौशल के बारे में हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, ये सूक्ष्म और गहन विचारों को न समझ सकते हैं और अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। भाई कोई सुनने और बोलने वाला होता है तो वो ये विचारों को समझ नहीं सकता और अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। अतः इन मातृभाषा या प्रथम भाषा की औपचारिक या विद्यालय शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि वो अपने खुद के विचार जो है व्यक्त नहीं कर सकता। और कभी कभी जो शिक्षित व्यक्ति जब बात करता है तो उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है प्रथम भाषा की शिक्षा देना जरूरी है और उसका महत्व है। यही है प्रथम भाषा का महत्व। अभी तक आपको जो टाइटल दिया था उसका यही उत्तर है, प्रथम भाषा का महत्व। ओके, और उद्देश्य क्या है, उसका ओरल डेवलपमेंट करना भी उसका उद्देश्य है, वही समझा रहे हम। ओके, चलिए इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मातृभाषा या प्रथम भाषा की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपनी मातृभाषा में लिखित साहित्य की विविध विधाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय सूक्ष्म विचारों को न केवल समझ सकता है वरना नई रचना भी कर सकता है। कौन कर सकता है, जिसको मातृभाषा की शिक्षा दी गई हो, जो बचपन से जो अपने उच्चारण को शुद्ध करे, और अशिक्षित व्यक्ति वह वैसा नहीं कर सकता है। इसलिए उसका महत्व है और उद्देश्य क्या है, वो अपने सोच समझ कर रचना कर सकता है। ओके, समझ सकता है। ओके, वही है तीसरा पॉइंट। इसमें ललित साहित्य के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य यानी ज्ञान विज्ञान बात हो रही है। उपयोगी साहित्य का मतलब क्या था, ज्ञान विज्ञान की बात है। तो जानकारी भी मातृभाषा या प्रथम भाषा की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त पर निर्भर करती है। ललित साहित्य कौन लिख सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन आनंद ले सकता है, तो बेचारे देखो लिखने वाला जो होता है वो है प्रथम भाषा की शिक्षा, उसका जरूरी है, उसका महत्व है। प्रथम भाषा की शिक्षा क्यों देना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है और उसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। उसको हमको छोड़ना नहीं है कभी भी पढ़ते समय। ओके, वह इस आधार पर वह व्यक्ति जीवन यापन के लिए प्रयुक्त यानी उपयुक्त क्षेत्र चुनने में भी पूरी तरह समर्थ होता है। यानी जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो इसे प्रथम भाषा की शिक्षा दी जाती है, वो खुद से अपना जीवन यापन करने का निर्णय जो है ले सकता है। तो हम आपको ललित साहित्य क्या होता है उस आपको 100% डाउट आएगा, इसलिए यहाँ पे भी जो है हमने आपके लिए जो है टेबल बनाए रखा है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ललित साहित्य किसे कहते हैं। तो देखिए ललित साहित्य वह साहित्य है जिसका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य, आनंद, भावनात्मक रस प्रदान करना होता है। इसमें भाषा को कलात्मक, भावपूर्ण और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह पाठक के मन, हृदय और कल्पना को प्रभावित करता है। देखिए हमने जो है यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है, इस चीज को आपको देखना है। ओके, यहाँ पे वो ललित साहित्य किसे कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है सौंदर्य, आनंद और भावनात्मक रस प्रदान करना होता है। उसके साथ साथ इसमें भाषा का कलात्मक, भावपूर्ण, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कलात्मक और भावपूर्ण रोचक ढंग से जो है, उसके भी उदाहरण हम नीचे दिए हैं, उससे समझाएंगे आपको। और यह पाठक के मन, हृदय और कल्पना को प्रभावित करता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सौंदर्य अनुभूति कराना और भावनात्मक रस प्रदान करना होता है। भावनात्मक रस जैसे ही आम खाएंगे, उसका जो मीठा रस जब हम उसको आस्वाद करते हैं, तो वो जब लिखते हैं ना, वही फीलिंग हमको आते ही उसका उद्देश्य होता है। तो उस तरह की भाषा को हम लिखते हैं, उसे कलात्मक और भावपूर्ण रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की भाषा का प्रयोग करते हैं। और उससे उस भाषा से क्या होता है, मन और हृदय कल्पना को भी प्रभावित कर देता है और आनंदित हो उठता है मन। ओके, उदाहरण देखिए यहाँ पे कविता का उदाहरण देखिए। कविता में प्रकृति, प्रेम, देशभक्ति आदि विषयों पर लिखी गई कविता, यानी प्रकृति पर और प्रेम और देशभक्ति पर जो कविताएं लिखी गई, वो भी कौन सी है, ललित साहित्य है। वो सब क्या है, ललित साहित्य है।
उसके ऊपर जो है, उस विषय के ऊपर जो है हम लिख सकते हैं ललित साहित्य। देख यहाँ पे जैसे उदाहरण सूरदास और महादेवी वर्मा की रचनाएं। ओके, इसका उदाहरण हमें दे दीजिएगा। मैं नीचे क्यों उदाहरण नहीं दिया हूं, क्योंकि आपके लिए छोड़ रहा हूं। इनकी जो है ललित रचनाएं हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, कमेंट में जो है हमें इनकी रचनाओं के नाम बता दीजिएगा। कहानी में अगर देखा जाए तो रोचक कथानक और भावनात्मक प्रस्तुति, तो इनकी इस तरह की रचनाएं किनके हैं, तो वह है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। रोचक कथानक और भावनात्मक प्रस्तुति कहाँ देखने को मिलती है भैया, तो वो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में हमको देखने को मिलता है। आगे उपन्यास में देखिए, कल्पनाशील और जीवन की संवेदनाओं को व्यक्त करने वाली रचनाएं। तो उपन्यास में वो रचना कौन सी है, तो वह है गोदान भाई, गोदान। ओके, ये क्या है, गोदान है। तो किस तरह से समझे भाई हम ललित साहित्य क्या होता है, हमारे दिमाग में किस तरह से जाए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। यदि कोई लेखक बस यह लिखे कि आज बारिश हुई है, तो यह केवल सूचना है। ऐसा कोई लिखेगा, यह ललित साहित्य नहीं। लेकिन यदि वह लिखे, क्या लिखे, काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और ठंडी फुहारों ने धरती को शीतल कर दिया। वाह वाह, जैसे ही हम इस जो पंक्ति को पढ़ते हैं, जब हम सुन रहे हैं तो कितना आनंदित हो उठ रहा है, मन को छू जा रहा है। तो इस तरह की जो पंक्तियां होती है, जो उसे ही हम क्या कहते हैं, ललित साहित्य या ललित काव्य कहते हैं। ओके, इस चीज को आपको याद रखना। देखिए पहले वाला आज बारिश हुई, इसमें कुछ उतनी रोचकता नहीं है। ओके, नीचे देखिए, काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और ठंडी फुहारों ने धरती को शीतल कर दिया। अरे वाह वाह, तो यह ललित साहित्य की शैली है भैया। इसमें क्योंकि इसमें सौंदर्य और भाव होता है, सौंदर्य और जब भाव हमें वहाँ पे मिलता है, तो समझो भैया वो क्या है, ललित साहित्य है। ललित निबंध भी होते हैं, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ओके, इसका निष्कर्ष एक ही है। निष्कर्ष वह है, ललित साहित्य वह है जो मन को आनंद दे, भावनाओं को छुए, भाषा के सौंदर्य से प्रभावित करे। इसका उद्देश्य केवल जानकारी नहीं देना होता भाई, रस आनंद प्रदान भी करना होता है। उसे ही हम ललित साहित्य कहते हैं। समझ गए? तो आपको समझाने के लिए जो है हम ललित साहित्य क्या होता है उसके बारे में भी बताया है। मगर हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है प्रथम भाषा का महत्व और उद्देश्य, महत्व के और उद्देश्य, इसके बारे में जो है हमने चर्चा किया। ये 2 पॉइंट भी उसी के बारे में, पहले के पॉइंट भी उसी के बारे में है। तो हमने बस ललित साहित्य का आपको जो है डाउट ना रहे इसलिए हमने उसको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। एक व्यक्तित्व का विकास, उसके अंतर्गत देखिए मानसिक विकास, सामयिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो है पहला बिंदु है। दूसरा विचार विनिमय की कुशलता का विकास होता है। प्रथम भाषा शिक्षण, जब भी प्रथम भाषा का शिक्षण हम देते हैं उस समय जो है विकास जो है किसका होता है, विचार विनिमय की कुशलता का। इसको हम उदाहरण से भी आपको समझाएंगे। पहले आप यहाँ पे समझिए कौन कौन से उद्देश्य है। दूसरा नागरिकता का विकास, तीसरा जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, देखिए अगला सांस्कृतिक चेतना का विकास, अगला देखिए सौंदर्य बोध तथा रसानुभूति का विकास, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। इनको हम जो है अभी क्या करेंगे, उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे, तब जाके आपको यह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए पहला हमने लिया है व्यक्तित्व का विकास, उसके अंतर्गत जो है मानसिक, सामयिक, नैतिक और सामाजिक विकास है। तो पहले जो है मानसिक विकास किसे कहते हैं। मानसिक विकास का मतलब है, मानसिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की सोचने, समझने और तर्क करने, स्मरण रखने और निर्णय लेने की
जो क्षमता का जो विकास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति सोचने लगता है, समझने लगता है, तर्क करने लगता है, स्मरण रखने लगता है, निर्णय लेने लगता है। खुद का निर्णय जब लेने लगता है तो उसका मानसिक विकास जो है हो गया है, ऐसा आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब व्यक्ति खुद का निर्णय नहीं ले रहा है तो समझो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया है पूर्ण तरह से। वो तर्कशील नहीं है, फिर भी उस समझो कि उसका मानसिक विकास जो है नहीं हुआ है। देखिए इसकी मुख्य विशेषता है, इसमें बुद्धि आती है, तर्कशील रीजनिंग आती है, कल्पना शक्ति भी, यानी वो काल्पनिक विचारों के माध्यम से भी है, वो सोचने लगता है, समस्या समाधान की भी क्षमता उसमें होती है। जब समस्या आ जाती है तो उसको डट कर उसका सामना करता है और वहां से जो है उसको हल भी मिलता है, उसका उत्तर भी मिलता है वो, और अपना जीवन जो है बिताने लगता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मानसिक विकास के अंतर्गत जो है आता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण मानसिक विकास के बारे में, यदि एक छात्र गणित का कठिन प्रश्न स्वयं तर्क लगाकर हल करता है तो यह उसका क्या है, मानसिक विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मानसिक विकास दर्शाता है। जो कठिन जो है प्रश्न है वो स्वयं उसको जो है हल करने लगा है, इसलिए समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टीचर जो है किस तरह से बच्चों का विकास करने में जो है मदद कर रही है। इसे हम किसके अंतर्गत ले सकते हैं, तो ये मानसिक विकास के अंतर्गत ले सकते हैं, मानसिक विकास। और कुछ जो है फोटोस आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, इस चित्र को देखकर आपको समझ में आ जाना है चाहिए कि ये क्रिया जो होती है, एक्टिविटी मानसिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। ओके, मानसिक विकास से संबंधित है। ओके, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। ओके, और भी कुछ दिखा देते हम। देखिए यह भी देखिए, इस चित्र को देख के आप समझ सकते हैं इसमें बुद्धि भी आती है और दोनों का विचार देखिए, विचार करने लगे हैं। यह जो है यह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। समझे भाई लोग, मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वह है सामयिक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, यह भी क्या है, प्रथम भाषा का उद्देश्य है। ये क्या है, प्रथम भाषा का उद्देश्य है। इसमें देखिए सामयिक विकास से आशय क्या है, व्यक्ति की भावनाओं, व्यक्ति की क्या भावनाएं होती है भाई, वह खुशी, दुख, क्रोध, भय, ये सब जो है व्यक्ति की भावनाएं होती है। तो सामयिक विकास से जो है व्यक्ति की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमताएं आ जाती है। यानी उसका उद्देश्य होता है नियंत्रित करने के लिए सिखाता है। कौन सिखाता है भाई, किसका उद्देश्य है, तो यह प्रथम भाषा का उद्देश्य है सर, प्रथम भाषा का उद्देश्य है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है भाई। यह क्रिया जब हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, प्रथम भाषा का उद्देश्य जो है काम कर रहा है। इस चीज को आपको समझना है। इसके अंतर्गत देखिए मुख्य विशेषता है, इसमें आत्मनियंत्रण आता है बच्चे में, सहानुभूति आती है दूसरे के प्रति, और आगे उसके अंतर्गत जो है धैर्य भी आता है और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। कब, जब प्रथम भाषा जो है उसका शिक्षण दिया जाए। ओके, समझ में आया। तो इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है और उसका यही उद्देश्य है, प्रथम भाषा का उद्देश्य है। समझ में आया। देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पे, यदि कोई बच्चा हारने पर रोने या गुस्सा करने के बजाय धैर्य रखता है और दोबारा प्रयास करता है तो यह उसका सामयिक विकास है, इमोशनल। यानी वो हार भी जाता है फिर भी दोबारा प्रयास कर रहा है, वो रोने के बजाय क्या कर रहा है, दोबारा प्रयास कर रहा है, तो उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बारे में दिखाओ, जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप समझ गए। देखिए नैतिक विकास,
नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास से आशय, नैतिक विकास का अर्थ है कि सही गलत का ज्ञान होना, सही गलत का ज्ञान होना, अच्छे अच्छे आचरण का पालन करना। इसकी विशेषता इसके अंतर क्या आती है, ईमानदारी से रहता है और कर्तव्यनिष्ठ बनता है, न्याय प्रियता होता है, जो न्याय को ज्यादा प्रिय कर मानता है, ओके, न्याय को अधिक महत्व देने लगता है और अनुशासनशील होता है, यानी उसके अंतर्गत डिसिप्लिन भी आ जाता है, ओके, डिसिप्लिन भी जो है आ जाता है। उदाहरण देखिए, यदि कोई विद्यार्थी रास्ते में मिला पर्स उसके मालिक को लौटा देता है तो उसके नैतिक विकास का उदाहरण है। तो उसका क्या हुआ, नैतिक विकास हुआ भाई। जब वो पर्स उसके पास मिला है, उसमें अगर कैश 10,000 है तो वह अगर किसी को जो है जिसके है उसे दे देता है तो समझो उसका मानसिक विकास हो गया है, ओके, सॉरी, मोरल डेवलपमेंट हो गया है, मोरल जो है डेवलपमेंट हो गया है। तो मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हैं, आपको कुछ जो है यहाँ पे फोटोज दिखा दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे जो है एक व्यक्ति को जो है पर्स मिला है, ओके, इसको जो है यहाँ पे पर्स मिला है और वह पर्स जो है किसे दे रहा है, वो पर्स जो है पुलिस को दे रहा है, ओके, पुलिस को जो है पर्स सौंप दे रहा है। ये किसके अंतर्गत आता है, मोरल विकास के अंतर्गत आता है, मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और कुछ दिखा देते हैं हम, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं टीचर, लाइन में सब लोग क्या है, एक जगह ना आकर लाइन में एक एक कर कर टीचर के पास आकर अपने जो विचार है वह जो है बोलने लगे हैं, यानी बताने लगे हैं, ओके। ये कौन सा है, ये भी मॉरल डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्हें लाइन में आना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखिए एक बुजुर्ग को जो है एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे जो है रोड से दूसरी ओर ले जाके छोड़ रहा है, ओके। ये भी क्या है सर, तो ये भी जो है मोरल डेवलपमेंट है भाई, ओके, मोरल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ भी वही है, एक बच्ची, छोटी बच्ची जो है बुजुर्ग को जो है रास्ता जो है दिखा रही है, समझ में आया, इसे ही कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, ओके। अगला देखिए, अगला सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य समाज में मिलजुल कर रहने, सहयोग करने और सामाजिक नियमों का पालन करने की क्षमता आती है। यानी व्यक्ति इस तरह से जो डेवलप्ड हो जाता है, वो मिलजुल कर रहने लगता है और सहयोग करने लगता है, समाज के नियमों का पालन करने लगता है, तो उसका जो है सोशल डेवलपमेंट हो गया। ऐसा समझो कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया। उसके अंतर्गत देखो सहयोग की भावना आ जाती है, उसके अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, ओके, और समूह के कार्य करने में आदत हो जाती है, यानी सब मिलजुल कर जो है एक दूसरे का काम करते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व भी वो निभाने लगता है। तब उसे क्या कहते हैं हम, उसका जो है सामाजिक विकास हो गया है। क्या हुआ है, सामाजिक विकास, ओके, सामाजिक विकास जो है उसका हो गया है। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, यदि छात्र समूह में मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो सामाजिक विकास कहलाता है। तो एक दूसरे की सहायता करना, मिलकर प्रोजेक्ट बनाना, ये क्या है, सामाजिक विकास है। ऐसा समझो कि जो मिलकर करे, जो समाज के नियमों का पालन करे, ओके, नेतृत्व करे अपना, और उत्तरदायित्व भी उसे समझ में आना चाहिए। वो जब हो जाएगा व्यक्ति में, तब वो सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास हो गया, समझो, ओके। तो इसके लिए मैं आपको फिर भी आपको कुछ जो है यहाँ पे चित्र दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सब मिलकर जो है एक प्रश्न का जो है हल ढूंढ रहे, सब मिलाकर हर किताब में वो ढूंढ को उसको जो है मैडम से चर्चा कर रहे हैं, यानी ये क्या है, सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास है, ओके, सामाजिक विकास के बारे में बता रहा है ये चित्र जो है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए सब मिलकर क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ओके, सब मिलकर जो है मिलकर जब खेल रहे हैं, एक दूसरे का जब हाथ पकड़कर साथ दे रहे, कोई गिर ना जाए, तब भी क्या कहते हैं हम, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए
उनको जो है अपने कर्तव्य का यानी दायित्व यानी समाज के प्रति अपना क्या दायित्व है वह इस चित्र से जो है हमें पता चल रहा है। क्या है भाई, कचरा नहीं फेंकना चाहिए और जमीन को और नेचर को जो सुरक्षित रखना चाहिए, तब जाके हम जो है सुरक्षित रह पाएंगे। इस चीज को हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। समझ में आया? यह जो है सामाजिक विकास है। और यहाँ पे भी देखिए उनका जो दायित्व है वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एक पाइप को डाल के जो है नाली का रास्ता बना रहे हैं। ये रहा दोस्तों सामाजिक विकास के बारे में। ओके, तो हमने व्यक्तित्व के विकास के बारे में देखा था, उसके अंतर्गत जो आया था सामाजिक विकास और जो है इमोशनल डेवलपमेंट, इन चीजों को देखा था। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, देखिए विचार विनिमय की कुशलता का विकास। ये क्या होता है भाई, ये उद्देश्य है, प्रथम भाषा का उद्देश्य है भाई, ये डेवलप होगा जब प्रथम भाषा जब बच्चा सीखेगा तो उसके अंतर्गत विचार विनिमय की कुशलता का विकास जरूर होगा, ऐसा यह यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए बच्चा अपने विचार स्पष्ट रूप से बोलने और लिखने की जो है समर्थन होता है, यानी वो जो है उसके काबिल बन जाता है कि वो खुद से बोलने और लिखने लगता है। ओके, समर्थ होता है वो। उदाहरण देखिए, भाषण प्रतियोगिता में छात्र अपने विचार आत्मविश्वास से प्रस्तुत करता है तो समझो उसका विचार विनिमय की कुशलता का विकास हो गया है। यही प्रथम भाषा का जो है उद्देश्य है। ओके, इसका भी हम जो है आपको चित्र दिखा देंगे, उससे आप क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये विचार विनिमय का विकास के बारे में आपको यह समझा रहा है। वो अपने विचार जो है व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे जो है ग्रुप में जो है ये बंदा क्या कर रहा है, आप इसके बारे में हमें क्या करोगे, कमेंट में बताओ। नहीं भाई, कमेंट में ये नहीं बता सकते, इसलिए जो है ये भी विचार विनिमय के बारे में ही ये जो चित्र, ये देखिए 1, ये 2, देखिए ये 3, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला है नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास, जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना पैदा होती है। किसके अंतर्गत भाई, प्रथम भाषा जब वो पढ़ेगा ना तब ही समझेगा ना विषय को, तब जाके वो नागरिक यानी नागरिकता का विकास होगा, यानी जिम्मेदार नागरिक जो है वह बनेगा। समझो यहाँ पे उदाहरण, राष्ट्रीय पर्वों पर भाषण देशभक्ति गीतों से कर्तव्य बोध का उत्पन्न होता है। जब भी वो सुनता है वो अपने कर्तव्य बोध को जो है अपने माइंड में फिर से दोहराता है, उसे नागरिकता का विकास कहलाता है। और यही जो है प्रथम भाषा का उद्देश्य है भाई, प्रथम भाषा का जो है उद्देश्य है। इस चीज को आपको समझना है भैया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला है जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास। तो देखिए जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास का अर्थ है भाषा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करना, यानी भाषा के माध्यम से जो है रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारे देश की जो मातृभाषा है वह हिंदी है और हिंदी से जो है मुझे क्या हुआ, रोजगार मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। इसलिए आप समझ सकते हैं इस चीज को। उदाहरण, सही भाषा ज्ञान से व्यक्ति शिक्षक, पत्रकार, अधिकारी बन सकता है। मैं क्या बना हूं, तो मैं जो है शिक्षक बना हूं। मैं क्या बना हूं, मैं जो है शिक्षक बना हूं। और आप भी जो है आगे चलकर जो है शिक्षक बनने वाले हैं। तो बधाई हो अभी से, अगर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो जरूर आप भी शिक्षक जो है बन जाओगे। ओके, अगला देखिए सांस्कृतिक चेतना का विकास। भैया ये क्या होता है सांस्कृतिक, यानी सांस्कृति का मतलब रहन सहन भाई, वो उनके आचार विचार, वही संस्कृति कहलाती है। तो देखिए सांस्कृतिक चेतना का विकास का अर्थ है अपनी संस्कृति, अपनी जो संस्कृति होती है, परंपरा होती है, उस साहित्य का ज्ञान जो है उसके अंतर्गत जो है वो आ जाती है। जब हम हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं तब हमारी संस्कृति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। किसके माध्यम से जानते हैं, तो वह है साहित्य के माध्यम से जो है हमारी परंपराएं और संस्कृति के बारे में जानते हैं और उस साहित्य का जो है ज्ञान हमें मिलता है। उदाहरण, लोक कथाएं और महापुरुषों की जीवनी पढ़कर बच्चा अपनी संस्कृति से
जुड़ते हैं। तो आप किसकी जीवनी जो है पढ़े हैं, आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, हिंदी में किन लेखक की जो है आप जीवनी पढ़ चुके हैं, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, सौंदर्य बोध तथा रसानुभूति का विकास, ये क्या होता है भाई? सौंदर्य बोध, बोध का मतलब क्या है भाई? फील करना। ओके, बोध का मतलब फील करना, सौंदर्य को फील करना। ओके, रसानुभूति यानी वो भी क्या है? यानी अनुभव करना उसको। ओके, चलिए, सौंदर्य बोध तथा रसानुभूति का विकास का अर्थ है सुंदरता, रस का अनुभव करना। सुंदरता का और रस का अनुभव करना, इसके अंतर हमने इससे पहले देखा था। ओके, उस चीज को आप या फिर से देख लीजिए पीछे जाके, वो आपको समझ में आ जाएगा। कविता सुनकर आनंद आना, भाव विभोर होना, यह सौंदर्य बोध है। क्या है? सौंदर्य बोध है। भाव विभोर क्या होता है, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, भाव विभोर हो जाना क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बारे में दिखा दे, एक मिनट। यहां पर जो है एक लड़की जो है हेडफोन लगा के जो है क्या कर रहे हैं? गाना सुन रही है या कुछ और सुन रहे हैं, मगर वो क्या हो रहे है? उसे अनुभूति कर रही है, यानी उसे सौंदर्य की अनुभूति हो रही है, यानी उस चीज को वो फील करने लगी है। और यहाँ पे देखिए, इसके माध्यम से हमने इससे पहले भी एक पंक्ति के बारे में बताया था, यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखिए और एक बार, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर तुम सूरज की तरह क्या करोगे? वो आगे की जो है पंक्तियां लिख के इसको कंप्लीट कर दो। यही जो है सौंदर्य बोध। समझ में आया? तो चलिए अगला जो है भाषा शिक्षा, प्रथम भाषा का उद्देश्य देखिए यहाँ पे क्या है? सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। इससे प्रथम भाषा की जब शिक्षा दी जाती है तब सृजनात्मकता का जो है विकास होता है, प्रतिभा का विकास होता है। ओके, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास का अर्थ है नई रचनाएं करने की क्षमता आ जाना, यानी दूसरों रचना पढ़कर जो है नई रचना करने की जिसमें यानी वो क्षमता आ जाती है, उसका क्या हो जाता है? सृजनात्मक प्रतिभा का विकास हो जाता है। यही जो है प्रथम भाषा का उद्देश्य है। उदाहरण देखिए, छात्र स्वयं कविता या कहानी लिखता है, यह उसकी सृजनात्मक प्रतिभा है। यह क्या है? उसकी जो है सृजनात्मक प्रतिभा है। मैंने भी कहानियां लिखी है और मैंने भी जो है कविता लिखी है। मेरी जो है काव्य संकलन का जो किताब का नाम जो है वह है साझा काव्य संकलन। साझा काव्य संकलन। ओके, यह थी दोस्तों प्रथम भाषा के उद्देश्य, प्रथम भाषा शिक्षण के उद्देश्य। आज जो है हम प्रथम भाषा के बारे में देखें, आगे जाके जो है द्वितीय भाषा के बारे में देखें। कल जो है द्वितीय भाषा के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। आज जो है हमने प्रथम भाषा शिक्षण के उद्देश्य को देखा था। धन्यवाद दोस्तों, हमारे जो है YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो हमको सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, और किसी MCQs भी जल्दी ही मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे भाषा शिक्षण से संबंधित, वह भी आपको मिलेगा लेने के लिए जो है किताब। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, कल मिलते हैं अगली वीडियो में।